नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। राम मंदिर चोरी का जिक्र करेंगे क्योंकि यह खबर मिली है कि राम मंदिर में चोरी होती थी तो चोर दान पात्र से जब पैसा निकालते थे तो ऐसी मानव श्रृंखला बना लेते थे कि सीसीटीवी कैमरा में वो आए ही ना। दूसरा, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शौचालय में पैसा रखा जाता था, उसके बाद घर ले जाया जाता था। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि चंपत राय से जब पूछताछ हुई तो चंपत राय ने एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता का नाम लिया है। आखिर कौन है वो नेता? और चौथा, इस पर जो सियासत हो रही है आखिर वो कब जाकर थमेगी, ये सवाल आज हम पूछेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। अकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और नीर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, एक बार फिर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अविरल साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं, आप बीजेपी लीडर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आचार्य हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राम जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि चंपत राय से पूछताछ होती है तो एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आता है। आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष अपने ही जाल में तो नहीं फंस जाएगा? देखिए, इस पूरे प्रकरण से समाजवादी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव शुरू से ही बात कह रहे हैं कि ये पूरी हिंदू धर्म के साथ और सभी धर्मों के साथ, ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से शौचालय में पैसा रखा जाता था या जो है सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए जाते थे। तो ये पूरा प्रकरण जो है राम मंदिर बनने से पहले ही इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी और किस तरीके से गबन जो है हजारों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए जो आस्था के नाम से वहां पर आया, वो पूरा गबन कर लिया गया। तो निश्चित तौर पर आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है और समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कहीं ना कहीं फंसने लगती है तो वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के नाम प्रकाश में लाने लगती है ताकि मामले को यहीं पे दबाया जा सके। या किसी यादव समाज के लोगों को आगे कर दिया या मुस्लिम समाज के लोगों को आगे कर दिया। ये तो सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि इसमें मुस्लिम समाज का कोई भी आगे नहीं है। अगर मुस्लिम समाज का नाम आता तो फिर बवाल और ज्यादा हो जाता। तो चूंकि जो चोरी करने वाले हैं, आप अगर एक तरफा बोलेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप ज्यादा लगेंगे मेरे ख्याल से। हालांकि आप मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर इस बात की हम खुलासे का जिक्र करें तो खुलासा तो मैं बता ही रहा हूं कि कितना खुलासा हुआ है, लेकिन अरुणेश जी राजनीति का जिक्र करते हैं तो इस पर राजनीति बखूबी हो रही है। सवाल यह है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसी सवालों में वो खुद तो नहीं फंसता जा रहा है? अरुणेश जी, देखिए, ऐसा है कि जो चोरी बहुत बड़ा मामला है, सियासत होना तो उसमें लाजमी है और अगले साल यूपी में चुनाव है, इसलिए हर पार्टी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है इस मामले पर और तरीके से असली राम भक्त नेता कोशिश कर रही है और जो नकली राम भक्त हैं जिन्होंने चोरी की है उनको नकली राम भक्त साबित करने की कोशिश करने लगे है। जैसे बिहार में घटना हुई है भरत तिवारी को लेकर के, उसका जो एनकाउंटर हुआ और उसको लेकर ओवैसी ने बयान देना शुरू कर दिया कि एक ब्राह्मण के साथ ऐसे हो गया, यानी वो ब्राह्मण वर्ग के एक सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। उसी तरीके से राम मंदिर में जो ये चंदा चोरी का मामला हुआ है तो ओवैसी ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे मामले पर देखिए, चोरी तो हुई है तो लाखों करोड़ों रुपए का गबन हुआ है और ये गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है और ये उस सरकार के दौरान हुआ है जिसके मुखिया कभी कहा करते थे ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब जाहिर सी बात है कि अगले साल यूपी में चुनाव है तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी डिफेंसिव मोड में है और आपको ये थोड़ा सा एक बात खटकने वाली है कि इस पूरे मामले पे चंपत राय जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो ही मास्टर माइंड हो। अब ये है ऐसा या नहीं, ये तो खैर जांच एजेंसियां बताएंगी जांच करने के बाद। लेकिन कोषाध्यक्ष, क्योंकि अगर 1 रुपए का मामला हो, चाहे 1 करोड़ का मामला हो या 100 करोड़ का मामला हो, जितने भी इस तरह के पैसे का आवागमन होता है चंदा के रूप में या चढ़ावे के रूप में या फिर सोने चांदी भक्त लोग चढ़ाते हैं, तो ये सब कोषाध्यक्ष के दायरे में आता है। कोषाध्यक्ष को इस बारे में पूरी जानकारी रहती है, लेकिन अभी तक ना तो एसआईटी की टीम ने उनका नामजद किया है, एफआईआर हुई है उसमें कोषाध्यक्ष का जो है नाम लिखा है। तो ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं
स्वामी जी, उनको क्यों एक तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है। लेकिन अब मीडिया में चूंकि मामला उछल रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है देर सवेर उनसे भी जो है पूछताछ होगी और हो सकता है उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए। अब इस पूरे मामले पर सियासत वालों का काम है सियासत करना। अब ये शौचालय में कब वो पकड़े गए जो पैसे वैसे रखे जाते थे, कहाँ कैसा क्या है, वो तो सब जांच का विषय है, आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को बनाना चाहती है और बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आ गई है, इसीलिए वहां पर जो है राज्य स्तर में काफी परिवर्तन हुआ है संगठन में, बीजेपी में। और इधर दिल्ली में आप देखेंगे तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव होने भी जा रहा है, तो उसमें यूपी के समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। चंदा चोरी के बाद जिस तरीके से योगी सरकार के ऊपर सवाल उठे हैं, उन सारे बिंदुओं पर भी मोदी जी और अमित शाह जी ध्यान रखेंगे, उसी के आधार पर फेरबदल करेंगे अपने मंत्रिमंडल में। हो सकता है कि धर्मेंद्र यादव को उठा के किसी और को शिक्षा मंत्री का पद दिया जाए। मुझे लगता है आने वाले समय में सियासी समीकरण केंद्र से लेकर के यानी दिल्ली चलिए से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सियासी समीकरणों में बदलाव होगा। हाँ ठीक है, आचार्य जी मैं आपके पास आता हूं, फिर अविरल साहब आपके पास जाऊंगा क्योंकि सभी के सवालों का जवाब आपको देना है। आचार्य जी, क्योंकि देखिए इस वक्त राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, दान चोरी मामले को लेकर, क्योंकि देखिए राम मंदिर में हिंदुओं की आस्था बहुत है और इस वक्त तमाम हम सनातनियों की जिक्र करें या धर्म गुरुओं का जिक्र करें तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि चोरी तो हुई है और चोरों को फांसी तक की सजा हो जानी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी उन पर भरोसा है। आपको क्या लगता है कि जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो जांच हो रही है, वो भरोसे लायक और आपको उन पर भरोसा है? देखिए, जांच होनी चाहिए और मैं तो मतलब आज ये चोरी, राम मंदिर में चोरी की वजह से मामला उजागर हुआ, मैं सिर्फ आज के ही चोरों पर जांच नहीं चाहता हूं। मैं 1951 में मंदिर अधिग्रहण जो एक्ट आया तब से लेकर आज तक हुई पूरी चोरी पर जांच चाहता हूं, क्योंकि सरकारों ने एक तयबद्ध तरीके से हिंदुओं के पैसे को चोरी किया। ये कोई पहली चोरी नहीं है। देखिए, मैं संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, ये लगातार हो रही एक चोरी का एक हिस्सा है। इसमें नए चोर आ गए, सरकार की जगह कुछ प्राइवेट कर्मचारी आए जिन्होंने चोरी कर ली, तो वो मामला उजागर हो गया। लेकिन मैं कहता हूं ये तयबद्ध सरकारों ने चोरी की है और उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर इस पर जो है चला, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु 2 प्रदेशों में बहुत विशेषकर जो है वो अपने अधिग्रहण में लिया और हिंदुओं का पैसा लूटा गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार होता चला आ रहा था हिंदुओं के साथ और आज भी हो रहा है। राम मंदिर बना, राम मंदिर को प्राइवेट हाथों में दिया गया कि नहीं आप हिंदू जो है उस पैसे का जो है अपने हिसाब से जो है व्यवस्थित करें हिंदू संस्थाएं, तो मुझे लगा कि शायद जो है उसका उद्धार होगा, लेकिन वहां भी यही व्यवस्था हुई। तो सरकार को चाहिए कोई ऐसी कमेटी बनाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वैसे एक सनातन लॉ बोर्ड बनाए, सनातन बोर्ड बनाए, जिसके अंदर ये सभी मंदिर आए, न कि इस पैसे। रही बात योगी जी पर विश्वास की, तो भाई कार्यवाही हो रही है और मुझे जितना सुनने में आ रहा है जिन लोगों के जो है नए घर बने हैं संपत्ति से जो है वो घर गिराने की भी व्यवस्था चल रही है। तो विश्वास इस बात पर किया जा सकता है कि गिरा दिए जाएंगे और गिरा दिए जाए यही उचित भी है। तो योगी जी पर तो विश्वास है, लेकिन हाँ, हिंदुओं के साथ ये अपराध आज पहली बार नहीं हुआ है, बस संज्ञान में पहली बार आया है। ये अपराध 1827 से आरंभ हुआ था सफेद अंग्रेजों द्वारा और अब भूरे अंग्रेजों द्वारा इसे जो है लगातार किया ही जा रहा है। ठीक है, अविरल साहब आपने तीनों की बातें सुनी होंगी, तीनों ने क्या कहा, हालांकि जो पत्रकारों ने कहा वो पूछने ही लायक है, क्योंकि देखिए राम मंदिर चोरी का अगर बात करें तो उसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अकील साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया तभी ये मुद्दा उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक रिपोर्टर थे जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर ये मामला उठाया था, इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद ये मामला सामने आया और नेताओं की नजर में आया तो नेताओं ने बवाल काटा। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी बार बार यही बात कह रही है कि योगी आदित्यनाथ पर भरोसा रखिए, लेकिन 2027 नजदीक है सर, 2027 में अगर ये मुद्दा बना तो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा। अविरल साहब जी, तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक विषय इस मामले का, ये इस विषय पे राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए। राजनीतिक
इस विषय को बनाया नहीं जाना चाहिए। और जहां तक विषय है इस मुद्दे के खुलने का, सामने आने का, इसका पटाक्षेप होने का, इसमें कार्रवाई होने का, इस पे एक्शन होने का, ना होने का, और तमाम सारे जो सवाल इनके द्वारा पूछे जा रहे हैं विपक्ष के, इनका अधिकार है। लेकिन जहां तक विषय सरकार का, तो सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पष्ट तरीके से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी ने स्पष्ट कहा, विषय का दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई किसी रूप में नहीं बचने पाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, सब पे कार्रवाई होगी और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी गठित हुई। अब एसआईटी में एक तरीके जो जांच हो रही है, उस जांच में जितने भी नाम सामने आते हैं सबके ऊपर लीगल एक्शन होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, जिनके नाम सामने आएंगे, गिरफ्तारी होने के पश्चात कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत करा के प्रयास किया जाएगा वो जेल जाए और उन्हें कठोरतम सजा मिले, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और ये हमारा उद्देश्य है, किसी को नहीं छोड़ा जाए, कोई ना बच पाए, और जो दोषी है, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल माइंडसेट का है, जिसने गबन किया है, जिसने घूसखोरी की है, जिसने राम भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट है। और ऐसा व्यक्ति, जो भी इस प्रकार का व्यक्ति है, जिसने इस प्रकार की साजिश को रचने का काम किया है, जो भी इसका मास्टरमाइंड है, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिन्हें जिन्हें बेनिफिट हो रहा था, जो मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सब पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी। इस चीज का कैपिटल टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हर चीज सबको, आपके करोड़ों दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहूंगा। और बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, सनातनियों की आस्था के साथ रत्ती भर भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हमारा चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सनातनियों की आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हालांकि जनता कितना भरोसा आप पर करती है वो 2027 का वक्त ही बता पाएगा। अविरल जी, अखिल जी, क्या अविरल साहब की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी दूध की धुली तो है नहीं, ना कांग्रेस पार्टी दूध की धुली है। आचार्य साहब कह रहे थे मुझे तो उस एक्ट से दिक्कत हो गई है जिसके बाद से ये चीजें हुई हैं। क्योंकि देखिए, एक्ट जो बनाया गया था उसके बाद हमने कई घोटाले भी देखे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में देखिए 350 करोड़ रुपया ले लिया जाता है, लेकिन 7% ही उन्हें फंड दिया जाता है और वो पैसा वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। कई ऐसी बातें हैं सर। केरल के अंदर भी मंदिर से चोरी होती है, या फिर अगर मैं तमाम डाटा को देखूं तो ऐसा हुआ है। कर्नाटक में तो अभी भी ऐसा होता है कि मंदिरों का जो दान का पैसा आ रहा है वो ले लिया और दे दिया मुसलमानों को। इस पर भी कहीं ना कहीं आपत्ति होती है और हम देखते हैं कि कैसे झगड़ा कर्नाटक में चला आ रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, अखिल जी? देखिए, अविरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। अविरल साहब की बात से सहमत है, क्योंकि वो भी निष्पक्ष तरीके से जांच चाहते हैं और एज ए भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर जनता को भरोसा भी दे रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। स्वामी जी की बात पे आते हैं। स्वामी जी ने कहा कि 1800 कुछ से चोरियां होती चली आई हैं, तो ये पूर्व का विषय है। पूर्व का विषय ये, पहले तो मुगलों ने भी देश को लूटा, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी देश को लूटा, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश जो है उसको खाली कर दिया। उसके बाद प्रकरण आज का है। आज जो लोग मंदिर पे जो लोग बैठे हुए थे, जो ट्रस्टी थे, जो कोषाध्यक्ष थे, या जो महाराज जी थे, गोविंद जी गिरी महाराज, तो उन्हें आप मुगल बता रहे हैं क्या? उन्हें आप मुगल करार दे रहे हैं कि मुगलों ने जैसे चोरी की वैसे ही चोरी की जा रही है? इन्होंने तो मुगलों से शर्मसार कर देने वाला काम किया है। आप उन्हें मुगल बता रहे हैं कि भैया वो मुगल हो गए। इस तरीके का काम नहीं किया होगा। मैं तो समझता हूँ कि जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर रामलला को चलाने की, रामलला के भक्तों को देखने की, मुगल बता रहे हैं उन्हें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आचार्य जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अखिल साहब ये कह रहे हैं कि जैसे मुगलों ने चोरी की थी वैसे राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है। अरे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये एक व्यक्तिगत घटना है। ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है। संगठनात्मक तौर पर कुछ ना कुछ इसमें जो है कमियां रही हैं ट्रस्ट की ओर से, बिल्कुल। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सरकारों की संगठनिक तौर पर जो चोरियां की गई और अभी तक, और ऐसे अखिल जी जो है छुपा रहे हैं, लेकिन अखिल जी को शायद ना पता हो कि 2006 में सपा सरकार ने पूरी तैयारी की थी कानून बनाने की। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों पर पूर्णतया कब्जे की। और अखिल जी बात कर रहे हैं कि जो है भाई मुगलों ने ऐसा नहीं किया होगा। मुगलों ने तो मंदिर में चोरी छोड़िए, उन्होंने तो पूरे के पूरे मंदिर चुरा लिए थे। राम मंदिर हो, बनारस का मंदिर हो, ऐसे कितने मंदिर आपको, अभी जो है सरस्वती जो है मंदिर की बात हो जो भोजशाला में था, मुगलों ने तो मंदिरों में चोरी नहीं की, मंदिर ही चुरा लिए थे मुगलों ने।
तो अब भाई अब वो कौन सी बड़ी चोरी है, ये तो स्वविवेक पर मैं छोड़ देता हूं बात। चलिए ठीक है अरुणेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप काफी सीनियर हैं और आपका तजुर्बा बोलता है सर। तो सवाल आपसे ले रहा हूं, अकील साहब ये कह रहे हैं कि जैसे मुगलों ने चोरी की वैसे चोरी हो गई भैया। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ। ये जो मुगलों से लेकर अभी काल तक में चल रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं सर, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि अगर मैं बात राजनीति की करूं तो बड़े इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है जिसमें चोरी भी है और आज का प्रकरण भी है, भविष्य की बातें भी हैं। अरुणेश जी अब देखिए, इतिहास में जाने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इतिहास सबको पता है महमूद गजनवी ने कितनी बार सोमनाथ मंदिर पे हमला किया और फिर क्या हुआ। ये तो हमारी आज की सरकार है जिसने सोमनाथ मंदिर के को एक तरीके से भव्य और दिव्य बना दिया। और 100 साल पूरे होने पर अभी वहाँ एक कार्यक्रम भी हुआ था, गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, जो सोमनाथ मंदिर है। खैर, अब मुद्दा यहाँ पर दरअसल ये जो समाजवादी पार्टी है वो आरोप बीजेपी पे लगाती है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो सियासत है ना, वो पूरी तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण पर आधारित रही है। अगर राम मंदिर के पर्टिकुलर इतिहास को आप देखें तो राम भक्तों पर गोली चलाने का मामला सबको पता है। और तिलक, तराजू और तलवार, इसके आगे की लाइन में नहीं बढ़ूंगा क्योंकि सबको पता है। तो ये जो नैरेटिव सेट किए गए थे ना, ये सब इतिहास में दर्ज है। अब इसको हमारी जनता अच्छे से समझ रही है कि तिलक, तराजू और तलवार और इसके बाद जो कहा गया वो किसके लिए कहा गया। इसके अलावा जो है राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई गई। इसके अलावा वहां पर राम मंदिर के निर्माण कार्य में समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही हैं, यहाँ तक कि मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, तब इन राज्य सरकारों ने कितना और क्या काम किया। और केवल अयोध्या की ही बात क्यों करें, अगर हम काशी की बात कर लें, बनारस की, तो वहां पे जो कॉरिडोर वगैरह बना हुआ है, ये कार्यकाल तो इसी सरकार के कार्यकाल में बना हुआ है। तो पहले इतना ज्यादा धार्मिक जो मंदिर हैं उन पर सरकारें खासतौर पर ध्यान नहीं देती थी। यहाँ पर दो सब्जेक्टिव बातें जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस पर मुझे लगता है कि सरकारों को विचार विमर्श करने की बेहद जरूरत है राजनीति से ऊपर। पहली बात, हम सबको पता है कि हमारा देश जो है धार्मिक सहिष्णुता का देश है, सर्वधर्म समभाव का देश है और हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को देता है। तो क्या हमारी सरकारों को ऐसा चाहिए कि हमारे देश भर के जितने भी मंदिर हैं, और मंदिर ही क्यों, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, ये है, भले इनका प्रबंधन लोकल लेवल पर कोई ट्रस्ट करे या कोई वो करे, बोर्ड करे, लेकिन इनके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इधर वैष्णो देवी में कितना चढ़ावा आता है, उधर साईं बाबा वाला जो मंदिर है वहां कितना आता है, मुंबई का जो है सिद्ध विनायक मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर है। तो क्योंकि अभी देखिए जो खुलासा हुआ है वो अयोध्या राम मंदिर में जो चंदा चढ़ाया जाता है उसका खुलासा हुआ है, करोड़ों का जो चोरी हुई है। लेकिन इससे एक आइडिया लेकर के हमारी सरकारों को चाहिए, खासतौर पर केंद्र सरकार को, कि वो देश भर की इस तरह के मंदिरों में जहाँ पर बहुत बेहिसाब चढ़ावा आता है, पैसे ही नहीं आते, हीरे जवाहरात वगैरह का भी चढ़ावा आता है, तो उन सबके मैकेनिज्म पे सरकार ध्यान दे, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए और किसी एक धर्म पर फोकस ना करे, हर धर्म के जो ये पूजा पाठ है, पूजा स्थल है, वहां पर ध्यान, ताकि भविष्य में इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके। ठीक है अरुणेश जी, आपने जो पॉइंट रखा है हम कोशिश करेंगे कि वो सरकार तक पहुंच जाए, क्योंकि देखिए सरकार तक तो पहुंचेगा। आज जो पॉइंट आउट रखते हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन सुनेगा और इस पे हम अपील करते हैं कि भैया प्रशासन इस पे गौर करे जो अरुणेश जी कह रहे हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं और इसको समझना होगा। अगर आगे में भविष्य में ऐसी चीजों को नहीं करने देना है कि चोर आए दान पात्र से चोरी करे घर ले जाए, ऐसी चीजें ना हो, तो अरुणेश जी की बात को प्रशासन सुने और कहीं ना कहीं उस पर गौर करे। अगर आपको विचार लेने हो तो आप अरुणेश जी से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आचार्य जी आपके, अविरल साहब फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि राम जी थोड़ा देर से जुड़े हैं, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी। राम जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सवाल ये है कि अकील जी बात कर रहे थे मुगलों की, कि भैया मुगलों ने चोरी की और वो बता रहे हैं कि अभी भी चोरी हो गई, तो उन्होंने मुगलों से जोड़ दिया कि जैसे मुगल चोरी करते थे वैसे इस वक्त चोरी हो रही है। अरुणेश जी ने हालांकि डिटेल दी कि भैया प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए। विश्लेषक के तौर पर आप बताइएगा इस वक्त की जो मैं बात करता हूं वर्तमान स्थिति की, चलिए खुलासे को अलग कर देते हैं,
जो राजनीति इस वक्त हो रही है, राजनीति से अच्छा होता कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस सरकार को थोड़े सुझाव दे देती कि भैया ये सुझाव ले लीजिए, इस पर गौर करिएगा, आगे नहीं होगा क्योंकि पिछली सरकार में हम नहीं कर पाए तो आप ही कर दीजिए। राम जी। हर्ष जी, देखिए, मेरा तो विचार एकदम अलग है। वो विचार ये है कि राजनीति को और चोरी को दोनों को अलग रखना चाहिए। चोरी चोरी है, वो किसी ने भी की हो वो चोर है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, सजा होगी, वो मिलेगी। अब रहा सवाल ये, इसमें राजनीति उठापटक अपने स्वार्थवश की जा रही है, पर इस राम मंदिर की चोरी के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि दूसरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं जहाँ चंदा वसूल होते हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, सब जगह जहाँ शासन का सीधा या इनडायरेक्ट भी असर होता है ट्रस्ट के द्वारा, सोसाइटी द्वारा, उन पर इनको ये अधिकार है कि वहाँ व्यवस्था सुधारने के लिए हमको उसमें परिवर्तन करना चाहिए। मेरा सुझाव एक अतिरिक्त ये है, आज का जमाना हाईटेक का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चंदा जितना भी कलेक्ट हो, अगर वहाँ पर बॉक्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें तो निश्चित रूप से बॉक्स के अंदर ही उनकी गड्डी बन जाएगी और उनका रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अभी जो बहुत सारे लोग उसमें मिलते हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इसके पहले ये भी बहुत जरूरी है कि जिन मंदिरों में, खासकर जैसे महाकाल का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, उधर आपके उत्तरांचल के मंदिर है, बद्रीनाथ के मंदिर है, वहां भी तो बहुत सारा चंदा आ रहा है, वहां भी बहुत सारा दान आ रहा है। क्या उस दान में इस बात की आपके पास गारंटी है किसी तरह की किसी ने चोरी नहीं की? गैंग वार जो होती है उसी तरह से ये गैंग फ्रॉड होता है। इसमें लोग मिलकर मानवीय कमजोरियों का दुरुपयोग करके अपने शीर्षस्थ लोगों को जो बहुत ईमानदार होते हैं उनको धोखा देकर इस तरह का अपराध करते हैं। अपराध अपराधी है, उसको राजनीति से मिक्स मत कीजिए। चलिए ठीक है, अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल साहब ठीक है, राम जी मैं आपके पास आता हूं, फिर अखिल जी के पास जाऊंगा, आचार्य जी के पास। अविरल साहब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, विश्लेषक बैठे हैं और वो सुझाव दे रहे हैं कि भैया सरकार को ऐसा ऐसा कर देना चाहिए, आगे से चोरी होगी नहीं। मैं क्या समझूं कि बीजेपी इस पर विचार करेगी कि जो बुद्धिजीवी होते हैं, अगर हमें संपर्क करना चाह रहे हैं या बुद्धिजीवी जो सुझाव दे रहे हैं उस पर गौर करें और आगे आने वाले समय में परिवर्तन होगा। क्या इस बात की गारंटी आप देंगे अविरल जी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम इस चीज की गारंटी भी दे रहे हैं और इस चीज को विश्वास रूप से कह रहे हैं, इन फ्यूचर इस प्रकार की घटना कभी घटित ना हो और कहीं घटित ना हो और कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और कहीं इस प्रकार का कृत्य सामने ना आए। इसलिए इस प्रकार की नजीर पेश करने का इस बार काम किया जाएगा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हम सब सनातनियों की आस्था का मामला है और निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। अरबों सनातनियों की आस्था का विषय है। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी है, दुनिया भर के सनातनी है, तो अरबों सनातनियों के विषय के में इस प्रकार का मामला सामने आना तो मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है। और जिस भी मानसिकता के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, सारे लोग जेल जाने चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। और इनका जो भी कोई ना कोई तो इनका मास्टरमाइंड होगा ही, जो भी इनका मास्टरमाइंड होगा वो भी पकड़ा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप गारंटी देते हैं ना कि भैया सुझाव पे विचार होगा, जो मास्टरमाइंड होगा वो गिरफ्तार होगा। अखिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आचार्य जी के पास आऊंगा। अखिल जी, क्योंकि देखिए आपने मुगलों की बात कर दी, चलिए मैं उससे भी साइड रख देता हूं, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में कितने मंदिर तोड़े गए थे उसका भी डाटा मेरे पास है। अखिलेश सरकार में कितने हिंदुओं की हत्या हुई थी उसका डाटा भी मेरे पास है। और ऐसा भी नहीं था कि अखिलेश की सरकार में कई मंदिरों से, हाँ इतना बड़ा भव्य मंदिर तो था नहीं क्योंकि अखिलेश यादव चाहते नहीं थे कि मंदिर बने, तो राम मंदिर उस टाइम बन नहीं पाया था, लेकिन और भी तो मंदिर थे भाई, वहां से भी दान चोरी हुआ था। अगर आप डिटेल बोलेंगे तो मैं मेल भी कर दूंगा, आप यहां कहेंगे तो आपको खोल के दिखाऊंगा। अखिल जी देखिए हर्ष जी, हम आपको स्पष्ट कर दें कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, यहाँ पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो इसने बड़े पैमाने पर आस्था के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। तो सर बड़ा मंदिर भी तो नहीं था ना, राम मंदिर जैसा बड़ा मंदिर भी नहीं था ना, आपने बनने नहीं दिया। राम मंदिर जैसा मंदिर आपने बनने नहीं दिया। आप केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, उसका काम लटका हुआ है। 2027 के बाद आप जाएंगे दर्शन करने तो उसका कोई औचित्य नहीं। दर्शन करना है जाइए, बनवाना है जाइए, राम मंदिर दर्शन करके आइए। यहाँ से यूपी से क्या पूरे देश से लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी जाते हैं, मथुरा वृंदावन।
वो मंदिर प्राचीन मंदिर है, पहले से ही चल रहा था। वहां पे भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ वहां पर दान करते हैं, वहां की जो दान पेटियां होती हैं उसमें दान डालते हैं। तो वहां पे इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। इसी तरीके की और भी कई ऐसे, इटावा में एक मंदिर है, इसके अलावा कई जगहों पे छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे जो आसपास के आस्था के केंद्र होते हैं। कानपुर देहात में एक कथरी मंदिर है माँ कात्यायनी देवी का, उधर आप घाटमपुर तरफ जाएंगे कुष्मांडा देवी का मंदिर है। तो जो माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं उन सारे स्वरूपों के कहीं ना कहीं एक विशेष विशेष मंदिर है, और वो वहां पे बड़े पैमाने पर वहां पे ट्रस्ट काम करता है, वहां पे भी चंदा आता है। वहां कहीं चोरी नहीं हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मूल मंत्र समझ लिया है कि सैफई याद है आपको? चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं सर, समय भी कम है फिर थोड़ा। सैफई याद है आपको? सैफई तो याद होगा, अखिलेश यादव जो सलमान खान की पिक्चर देखा करते थे, सैफई में हनुमान जी का मंदिर था सर, और खबर मेरे पास पड़ी है, कटिंग में आपको भेज दूंगा, जहां से दान पेटी में से पैसा निकाला गया था और उसका कुछ नहीं हुआ। पुलिस के पास गए थे कुछ हिंदू गए थे, बोला जी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी सर। ये हाल था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आचार्य जी मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, आप बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई चोरी को लेकर। मैं आपके संज्ञान में एक और मामला लाता हूं, इटावा का ही। यादव परिवार के एक पुरोहित हुआ करते थे, सुभाष चंद्र तिवारी नाम था उनका। अखिलेश यादव सरकार में ही उनकी हत्या हो गई थी। आप चोरी की बात कर रहे हैं, उनके हत्यारे विद इन टाइम नहीं पकड़े गए, तो चोरी कहां से पकड़ी जाती? और रही बात मंदिर टूटने की, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा बड़ी एक सेकंड रुक जाएगा कि अखिल भाई, आप इसके बाद बोल लीजिएगा, बीच में मत इंटरप्ट करिए। रही बात मंदिरों की, तो मैं मंदिर के लिए आपको एक लाइव उदाहरण दे देता हूं। हमारे यहाँ कानपुर शहर से जहां से मैं आता हूं, वहां पर एक जगह है चकरपुर मंडी। वहां पर जो है मंडी का पुल, जहां से सचेंडी की तरफ से आप आएंगे रायपुरनिया की तरफ से, तो पुल जैसे ही आप चढ़ते हैं तो वहां पर पुल चढ़ते ही एक मंदिर था, एक मजार थी, दोनों चीजें थी। अखिलेश यादव जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कानपुर से इटावा तक का रोड। तो वहां पर मंदिर जो है उस मजार से मुश्किल से 50 मीटर के डिस्टेंस में था। मंदिर तोड़ दिया गया, मजार नहीं तोड़ी गई। ये था अखिलेश यादव जी की सरकार के समय का विकास। 50 मीटर के दरमियान की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा दूरी नहीं रही होगी दोनों के बीच में। और भाई देखिए, ये सरकारों के आपसी सहमति असहमति है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। पर जब आप कहते हैं किसी चीज को लेकर के, तो आपके पास उसके लिए पुख्ता जानकारियां होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं, मेरी इससे भाजपा के साथ सहमति नहीं है, जो चोरी हुई या ये जो भी हुआ, मैं अभी भी उसी बात पर टिका हुआ हूं, जो मैं कहता हूं कि चंपत राय जी को आज नहीं, नैतिकता के आधार पर तब इस्तीफा दे देना चाहिए था जब कोविड के समय पर उन पर जमीन घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे थे। नैतिकता वही होती है जब आपके अंदर इतना सा भी आपके ऊपर आरोप लगे और आप तुरंत नैतिकता आपकी जगह और आप उससे हट जाए। उन्होंने बहुत लेट किया, आप कैसे किया, क्या किया? ठीक है आचार्य जी, एक अरुणेश जी से सवाल लेता हूं, फिर समय कम है। ठीक है, आप चंपत राय की बात कर रहे हैं, मामला नहीं है ये, संस्थागत मामला है। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, संस्थागत मामला, उस संस्था की समस्या है और उस संस्था को समाप्त कर इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए ठीक है अरुणेश जी, चंपत राय का जिक्र आचार्य जी ने कहा। आचार्य जी कह रहे हैं कि भैया कोई समर्थन नहीं कर रहा, पहले ही एफआईआर हो जानी चाहिए थी जब जमीन घोटाले का मामला सामने आया था। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस को, सर बयान है सर मेरे पास, ऑफिशियल बयान है, वो कह रहे हैं कि चंपत राय को बचाने की कोशिश हो रही है। अब कौन कर रहा है? या तो सीधे सीधे वो बीजेपी को बोले या फिर किसी और को बोले। वो कह रहे हैं चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैनलिस्ट हमारे पास बैठ रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि पहले हो जानी चाहिए थी। तमाम बीजेपी के लीडरों से बात करो तो वो कहते हैं कि भैया जिसने चोरी की और जिसकी जिम्मेदारी थी उस पर कार्रवाई होगी। अरुणेश जी देखिए, ऐसा है, अगर बीजेपी या योगी सरकार चंपत राय को बचाने का प्रयास कर रही होती, तो आप खुद बताइए कि जब पहली बार ऐसा हुआ था कि जब अभी योगी का दौरा हुआ था, जब ये मामला हाईलाइट हुआ, तो योगी का दौरा हुआ अयोध्या के लिए, तो उस आधिकारिक ऑफिशियल दौरे पर चंपत राय जी को बाहर रखा गया। ये बात आपको पता है ना? वो क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि हम आपको संदेह के दायरे में आपकी भूमिका है, इसलिए आप मुख्यमंत्री योगी के साथ मंदिर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ अगर आप देखें, उन्होंने भी चंपत राय जी से सवाल जवाब किए हैं। अब एफआईआर हुई है तो पुलिस भी जांच कर रही है और उनके साथ सवाल जवाब कर रही है।
तो ये बात सच है कि चाहे मैंने पहले भी आपके डिबेट शोज में कहा है कि जो नोट गिनने वाले लोग हैं ना, उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो इस पूरे मामले का टॉप माइंडेड है, जिसको कहते हैं कि मास्टर माइंड है, उनको ध्यान देना होगा। अब वो मास्टरमाइंड जरूरी नहीं है कि चंपत राय जी ही हो, क्योंकि चंपत राय जी के ऊपर भी कुछ लोग बैठे होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे मामले पर लाभ ले रहे होंगे। लेकिन मैं अपने पहले आपके जो पिछला सवाल था उसके जवाब में भी आपको हाईलाइट किया था कोषाध्यक्ष की भूमिका, क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का सवाल है तो चंपत राय जी को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन उससे पहले इस्तीफा तो कोषाध्यक्ष का होना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा दिन भर में आता है चढ़ावे में, उसके गिनने के बाद कितना आ जाया उसका बाकायदा मेंटेन किया जाता है, वो तो सब कोषाध्यक्ष करते हैं। कोषाध्यक्ष पर आज भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक दो बार केवल पूछताछ। चलिए ठीक है अवनेश जी, माफी के साथ कल हम कोषाध्यक्ष पर बातचीत करेंगे। मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा, मेरे पास समय इतना ही था, माफी मांग रहा हूं। फिर हम चर्चा राम मंदिर पर मुद्दे पर ही करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। अखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अविल साहब आपका भी, और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकालते हैं हमारे लिए और आते हैं, दर्शकों को हम समझाने के लिए डिबेट करते हैं ताकि वो समझ पाए कि आखिर चल क्या रहा है और राजनीतिक पार्टी की मंशा क्या रहती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राम मंदिर पर हम चर्चा कर रहे थे, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। चर्चा का विषय यही होगा क्योंकि बड़े खुलासे हो रहे हैं और राजनेताओं की क्या मंशा है वो आप समझ रहे होंगे कि तमाम जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो उनकी मंशा पर भी चर्चा करते हैं ताकि आप आगे आने वाले समय में सही व्यक्ति को वोट कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।